रूप और रस निष्पत्ति। तो सबसे पहले पढ़ते हैं साहित्य का रस। यहाँ रस का अर्थ है काव्य का आस्वाद, काव्य का सौंदर्य, काव्य का आनंद। रस सिद्धांत का प्रतिपादक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथि भारत मुनि का नाट्यशास्त्र ही है। नाट्यशास्त्र में नाटक के संदर्भ में रस का विस्तार से विवेचन मिलता है। भरत ने नाटक को ही साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रूप माना और कहा कि नाटक का प्राण है रस। कोई भी नाटक का अंग रस के बिना शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। भरत के उपरांत रस सिद्धांत अधिक लोकप्रिय नहीं रहा। आगे आने वाले आचार्यों ने अलंकार और रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया। रस सिद्धांत के पहले विरोधी आचार्य भामा थे। उन्होंने रस का अलंकार में अंतर्भाव कर लिया। दंडी ने भी रस को अलंकारों के अंतर्गत स्थान दिया। लेकिन उस समय दोनों प्रसिद्ध कवियों कालिदास और भवभूति ने अपने समकालीन आलोचकों का विरोध करते हुए रस की प्रतिष्ठा की। कालिदास ने अपने नाटक मालविका अग्निमित्र में रस कहकर रस की प्रतिष्ठा की। भवभूति ने करुणा रस को ही एकमात्र रस घोषित किया। पीछे से आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानते हुए ध्वनि सिद्धांत को असीम विस्तार प्रदान रस सिद्धांत को असीम विस्तार प्रदान किया। इस प्रकार ध्वनि को रस का विरोधी न मानकर उसका व्यापक रूप मानना ही उचित है। इसके उपरांत अभिनव गुप्त ने ध्वन्य लोचन की रचना की और रस संबंधी अनेक भ्रांतियों का निराकरण करते हुए रस की प्रतिष्ठा की। परवर्ती आचार्यों में भोजराज के श्रृंगार प्रकाश, मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का नाम रस सिद्धांत की परंपरा में विशेष उल्लेखनीय है। विश्वनाथ ने सत्वोद्रेक को रस का हेतु बताया और रस को अखंड लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा। रस चिंतन की यही परंपरा हिंदी साहित्य को प्राप्त हुई। हिंदी में रस चिंतन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा और डॉक्टर नागेंद्र ने रस सिद्धांत में विशेष रूप से व्याख्यात विश्लेषित किया। नई कविता युग में रस को काव्य के प्रतिमान के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। रस की परिभाषा। रस की व्याख्या करने वाले भरत मुनि का यह प्रसिद्ध सूत्र है, विभाव अनुभव व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभव व्याभिचारी के साथ जब स्थायी भाव का संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये चारों रस के अंग कहलाते हैं। भरत ने अपने रस संबंधी मंतव्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है, जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार गुणादि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों से साढ़वादी रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी रस रूप को प्राप्त करते हैं। यहाँ यह सहज प्रश्न उठता है कि रस कौन सा पदार्थ है अथवा रस को रस क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर जो आस्वाद्य हो वह रस है। जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों से पके हुए अन्न उपभोग करते हुए सुमनस व्यक्ति रसों का आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार प्रेक्षक विविध भावों और अभिनय द्वारा व्यंजित आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य रस का लौकिक संदर्भों में आहार्य अभिनव से युक्त स्थायी भावों का आस्वादन करते हैं और हर्षादि प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भरत रस की लौकिक संदर्भों में व्याख्या करते हैं। रस अनुभूति का विषय। रस विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयुक्त और विविध अभिनव द्वारा व्यंजित स्थायी भाव ही रस या नाट्य रस में परिणत हो जाता है। स्थायी भाव रस नहीं किंतु रस का आधार है, क्योंकि नाट्य सामग्री से संयुक्त होकर वही रस बन जाता है।
उदाहरण के लिए रति स्थायी भाव अपने मूल रूप में श्रृंगार रस नहीं, परंतु नायक नायिका के सुख दुख के प्रसंग में विविध अभिनव के द्वारा जब वह रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो श्रृंगार रस के रूप में परिणत हो जाता है। यह स्थायी भाव से अभिप्राय कवि ये सहृदय के स्थायी भाव का न होकर नायक के स्थायी भाव का है, क्योंकि नायक ही लोक का प्रतिनिधि है। रस कला का आस्वाद नहीं, कलात्मक स्थिति है। सहृदय इसका आस्वादन करता है और उसका आस्वादन हर्षादि रूप ही होता है। हर्षादि दो अर्थ किए जाते हैं। एक तो ये कि रसास्वाद केवल आनंदमय ही नहीं होता, विभिन्न स्थायी भावों के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। दूसरा यह कि भरत ने कटु अनुभूतियों की व्यंजना की और संकेत नहीं किया। रामचंद्र गुणचंद्र ने रस को सुख दुख रूप माना है। इस प्रकार भरत के अनुसार नाना भावों से संपन्न स्थायी भाव ही रस है। रस का स्वरूप। संस्कृत आचार्यों ने रस की जिन विशेषताओं का समय समय पर उल्लेख किया है, रस विषयक उन सभी विशेषताओं का सारांश आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। साहित्य दर्पण में उन्होंने लिखा है ये बातें, उसको विस्तार से समझते हैं। जिसका आस्वादन हो वह रस है। ठीक है, यह आस्वाद आनंदमय है। रस का आविर्भाव सत्व के उद्रेक होने पर ही होता है। रसानुभव अन्य ज्ञान के अनुभव से रहित है। रस स्वप्रकाश आनंद है और चिन्मय भी। इसके बाद रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। यह ब्रह्म स्वाद सहोदर है। संस्कृत काव्यस्तर में रस के स्वरूप विषयक चर्चा पर पुनर्विचार करते हुए डॉक्टर नागेंद्र ने रस के स्वरूप के विषय में 3 प्रश्न उठाए और उनके समाधान का प्रयास किया। भावानुभूति और रसानुभूति का क्या संबंध है? क्या रसानुभूति अनिवार्यता आनंदमयी चेतना है? यदि है तो इस आनंद का स्वरूप क्या है? डॉक्टर नागेंद्र के मत से प्रथम प्रश्न का उत्तर रसानुभूति भावानुभूति से भिन्न है। भावानुभूति व्यक्तिगत राग द्वेष का संसर्ग बना रहता है, किंतु रसानुभूति व्यक्तिगत राग द्वेष के संसर्ग से मुक्त होती है। इस अनुभूति को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में हृदय की मुक्त अवस्था कहा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि रस अनिवार्यता आनंदमय होता है। इस विषय में मतभेद है। श्रृंगार वीर हास्य और शांत का आस्वाद तो आनंदमय होता है, किंतु करुण भयानक विभत्स का आस्वाद भी विद्वान आनंदमय होता है। यह विवाद का विषय है। तीसरे प्रश्न का उत्तर रस में हर्षादि पद के आधार पर विद्वान यह कहते हैं कि रस का आस्वाद केवल आनंद रूप नहीं, स्थायी भाव के आस्वाद के आधार पर वह विपरीत भी हो सकता है। हिंदी काव्यशास्त्र में डॉक्टर नागेंद्र ने रस सिद्धांत नामक पुस्तक में रसायन के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार इस प्रकार रस न सुखात्मक और है न दुखात्मक। रसादस हृदय की मुक्त अवस्था का नाम है, जिसमें वैयक्तिक राग द्वेष का सर्वथा समन हो जाता है। रस सरल अनुभूति नहीं, उसमें अनेक परस्पर विरोधी अंतर्वृत्तियों का घुलन मिलन संतुलन बना रहता है, अतः वह जमीन का वैविध्यपूर्ण अनुभव है। करुण रस का आस्वाद। रस अनिवार्यता आनंद रूप होता है अथवा दुखांत अनुभव है, यह प्रश्न स्वभावतः सामने आता रहा है। भारतीय काव्यशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, करुणादि रसों का आस्वाद आनंदप्रद कैसे हो सकता है? यह सच है कि यह प्रश्न भारतीय आचार्यों के लिए अधिक विवाद का विषय रहा है, फिर भी इसके विषय में वे अपने ढंग से सजग अवश्य रहे हैं। काव्य उस अलौकिक या लोकोत्तर होता है, अतः
लोकोत्तर होता, अतः लौकिक कार्य कारण संबंध उसके लिए अनिवार्य नहीं है। दुख से दुख की उत्पत्ति तो लौकिक नियम है, किंतु कवि प्रतिभा के स्पर्श से काव्य में दुख से सुख की उत्पत्ति सहज भाव है। प्रतिभा का यही चमत्कार और लौकिकता है। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने कहा, यह अलौकिक व्यापार की महिमा है, उसके द्वारा अभिव्यक्त अरमणीय शोकादि पदार्थ भी अलौकिक आनंद को उत्पन्न करने लगते हैं। रस की अलौकिकता का अर्थ है लौकिक संबंध भावना से मुक्त हो जाना। देश विदेश में काव्य को दैवी प्रेरणा और दैवी शक्तियों से विभूषित माना जाता रहा। काव्य प्रतिभा सामान्य मानव प्रतिभा से अलग है, इसीलिए काव्यगत स्थायी भाव का अनुभव लौकिक शोक के अनुभव से भिन्न है। लेकिन संस्कृत काव्यशास्त्र में भट्टनायक जैसे आचार्य भी हैं जो यह तर्क उपस्थित करते हैं कि यदि रस के सामाजिक द्वारा प्रतीति मानी जाए तो करुण रस में दुख की अनुभूति स्वीकार करनी होगी। काव्य में भावकत्व का अर्थ है शब्दार्थ को दोष मुक्त तथा गुण अलंकार युक्त करने वाला व्यापार अर्थात काव्य कौशल। यह व्यापार अभिधा द्वारा वाच्यार्थ का बोध हो जाने के उपरांत आरंभ होता है। इसके दो कार्य हैं, पाठक की चेतना को निविड़ निज मोह संकट से मुक्त करना, विभाव आदि का साधारणीकरण करना। काव्य आस्वादन के समय पाठक लोक अनुभव की भांति शोकादि स्थायी भाव की दुखमय प्रतीति नहीं करता, अतः करुण रस का आस्वाद दुखमय नहीं होता। रस की न हो उत्पत्ति या प्रतीति तो होती है या लौकिक या न लौकिक भोग। रस तो एक प्रकार का आत्म आस्वाद है और इस आत्म आस्वाद में सुख या दुख का प्रवेश नहीं है, क्योंकि आत्मा आनंद रूप है। अतः करुण रस में व्यक्तिवद शोक की प्रतीति नहीं होती, अपितु साधारणीकृत आत्मा का सहज आनंद रूप मिलता है। रसवादियों में एक तर्क सारदातन्य का है, जो यह मानते हैं कि यह संसार दुख मोह आदि से कलुषित है और जीवात्मा अपने राग विद्या और कला इन तीन तत्वों के द्वारा उसका भोग करता है। इनमें राग सुखत्व का अभिमान है, विद्या के द्वारा अविद्या से आच्छादन चैतन्य का ज्ञान अभिव्यक्त होता है और कला आत्मा को प्रदीप्त करने वाला कारण है। इसी न्याय से प्रेक्षक शोक भय ज्ञान आदि से निष्पन्न करुणा भयानक विभत्स आदि रसों का अपने आत्मस्थ तीनों तत्वों राग विद्या और कला के द्वारा चवर्ण या भोग करता है। मूल अर्थ यह है कि काव्य का शोक व्यक्तिगत न रहकर साधारणीकृत हो जाता है। उत्तर रामचरित में राम की उदात्त कर्तव्य भावना उसके व्यक्तिगत दुख को विशेष गरिमा से मंडित कर देती है। यहाँ पाठक या प्रेक्षक जीवन के गहनतर अर्थों का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार जीवन के कटु अनुभव अपने आधारभूत संवेदनाओं के समन्वित हो जाने से आनंद की अनुभूति कराते। पश्चिम में अरस्तु के विरेचन सिद्धांत द्वारा भी विद्वानों ने निरंतर बहस की और अंत में यह निष्कर्ष निकाला है कि त्रासदी का अनुभव भी अंततः आनंद से परिणत हो जाता है। रस की निष्पत्ति। भरत मुनि के प्रसिद्ध सूत्र विभाव अनुभव व्याभिचारी संयोग अदृश्य निष्पत्ति में निष्पत्ति शब्द का शब्दार्थ है प्रकाशन उत्पत्ति या परिपक्वता। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य की सौंदर्य अनुभूति के समकक्ष रस निष्पत्ति शब्द की स्वीकृति मिली है। काव्य अनुभूति काव्य आनंद आदि शब्द एक प्रकार से रस निष्पत्ति के ही समानार्थी है। भरत के सूत्र में निष्पत्ति और संयोग प्रमुख शब्द रहे हैं और परवर्ती आचार्यों ने इन शब्दों की व्याख्या अपने अपने मत के अनुसार की है। भरत के शब्द में विभाव अनुभाव
तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत ने 6 प्रकार के विभिन्न स्वादों वाली वस्तुओं के मेल से बने अपानक से इसकी तुलना करके समझाने का प्रयत्न किया है। और अस्वाद्य होने के कारण इसे रस माना। आगे चलकर भरत ने स्थायी भाव के आस्वादन को रस निष्पत्ति के रूप में ग्रहण किया। भाव और रस के संबंध पर विचार करके भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि रस और भाव एक दूसरे पर आश्रित है। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। भरत सूत्र के आधार पर रस की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य भट्ट लोलट माने जाते हैं। इनके ग्रंथ का पता नहीं लग सका है। केवल अभिनव भारती में अभिनव गुप्त द्वारा प्रस्तुत इनका मत आगे के आचार्यों के लिए तर्क वितर्क का कारण रहा। अभिनव भारती के अनुसार भट्ट लोलट का मत है, विभावी आदि का स्थायी भाव से संयोग होने पर रस निष्पत्ति होती है। विभव रस के कारण स्वरूप है। विभाव रस के कारण स्वरूप है। इनके द्वारा स्थायी भाव की उपचित अवस्था का नाम है रस। यह रस मूलतः अनुकार्य अर्थात राम आदि ऐतिहासिक पात्रों में ही होता है, किंतु उनके रूपाधि के अनुसंधान से अनुकर्ता नट में भी विद्यमान होता है। इस प्रकार भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति या पुष्टि है। विद्वानों ने इस सिद्धांत को उत्पत्तिवाद का नाम दिया। भट्ट लोलट के इस सिद्धांत में संयोग का वही अर्थ है जो भरत ने किया है, अर्थात स्थायी भाव के साथ संयोग। उत्पत्ति का अर्थ यहाँ वास्तव में अभाव में भाव की कल्पना है। इस सिद्धांत को आरोपवाद भी कहते हैं। अभिनव गुप्त द्वारा उद्धृत अर्थ में आरोप का मतलब होगा नट का कुछ समय के लिए अपने को रामादि समझना। आरोप में तदा में बहुत कुछ प्राय रहता है, अभिमान में आंतरिक हो जाता है। सामाजिक या दर्शक नट में राम का आरोप कर उसमें रामगत रस की प्रतीति कर लेते हैं, अर्थात नट में अनुकार्य की तुल्यता के अनुसंधान के कारण सामाजिक उन्हीं पर अनुकार्य का आरोप कर लेता है और चमत्कृत होता है। भट्ट लोलट ने संयोग को 3 अर्थों में स्वीकार किया। भट्ट लोलट सहृदयता और सामाजिक के आनंद का निषेध नहीं करते, किंतु उनकी धारणा है कि रस का वास्तविक आस्वादन मूल ऐतिहासिक नायक नायिका ही करते हैं। दर्शक या सामाजिक के हृदय में तो नर नारी के माध्यम से उनके रस की प्रतीति करके रस उत्पन्न होता है, अर्थात नायक नायिका का रस ही है वास्तविक तथा सामाजिक का रस। प्रतीति से उत्पन्न रस और इसके माध्यम है नट नटी। सामाजिक नट नटी में मूल नायक नायिका का आरोप करके नाटक में का आनंद लेते हैं। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसीलिए टिक आउट भी करते जाएंगे ताकि अगर आप बाद में रिवीजन करना चाहें तो इस वीडियो की मदद से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। शंकुक का अनुमतिवाद। रस सूत्र की व्याख्या करने वाले दूसरे आचार्य शंकुक हैं, जिन्होंने न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाणवाद सिद्धांत के आधार पर अनुमतिवाद की स्थापना की। भट्ट लोलट का विरोध करते हुए उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अनुमति किया, अर्थात उन्होंने कहा कि रस उत्पन्न नहीं होता, अनुमति होता है। रस की मूल अनुमीत होता है। रस की मूल स्थिति शंकुक की ऐतिहासिक नायक नायिका में ही मानते हैं, किंतु प्रेक्षक उसको प्रत्यक्ष देखकर आरोप के द्वारा प्राप्त नहीं करते वरन अनुमान से प्राप्त करते हैं। शंकुक का कहना है कि दूसरों को रस दशा में देखकर पहले तो दर्शक को ही रस
दर्शक को रस की प्रतीति ही नहीं हो सकती। यदि कुछ अनुभव होता भी है तो जरूरी नहीं है कि वह अनुकूल ही हो, प्रतिकूल न हो। उदाहरण के लिए नायक नायिका की प्रत्यक्ष श्रृंगार रस अनुभूति सहृदय में संकोच या ईर्ष्या की भावना जागृत कर सकती है। दूसरी बात यह है कि जिन नायक नायिका को हमने कभी देखा नहीं, उनके रस आस्वादन की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं? कल्पना के द्वारा उत्तर दिया जा सकता है कि कल्पना के द्वारा, किंतु शंकुक का यह समाधान नहीं है। शंकुक ने रस की प्रतीति न मानकर चित्र तुरंग न्याय के आधार पर इसका अनुमान ही संभव माना। शंकुक का सिद्धांत इस प्रकार है। भरत ने स्थायी भाव और रस में कोई अंतर नहीं माना। स्थायी भाव की मूल अनुभूति तो मूल नायक नायिका को होती है। रंगमंच पर नट नटी सफल अभिनय करते हैं तो प्रेक्षक चित्र तुरंग न्याय से उन्हीं को नायक नायिका समझ लेता है और उनके अभिनय से चमत्कृत होकर मूल भाव का अनुभव करता है। जिस प्रकार बच्चा घोड़े के चित्र को देखकर उसे वास्तविक घोड़ा समझ लेता है और उसी तरह प्रेक्षक रामादि पात्रों को नट नटी द्वारा अभिनय देखकर उन्हें वास्तविक पात्र मान लेते हैं। यह मूल पात्र की वैसी ही प्रतीति है जैसे बच्चे के घोड़े की प्रतीति होती है। यह अनुमति भाव ही रस और स्थायी भाव से भिन्न होकर उसका अनुमित रूप ही है। दर्शन शास्त्र में अनुमान को चित्र तुरंग न्याय कहते हैं। शंकुक पर न्याय दर्शन का प्रभाव है। परवर्ती आचार्यों ने शंकुक के अनुमितिवाद का खंडन यह कहकर किया कि अनुमान तो वास्तविकता के आधार पर किया जा सकता है, कृत्रिम विभाव आदि के द्वारा इसकी सिद्धि कैसे हो सकती है। भट्टनायक का भोगवाद। भरत के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले तीसरे आचार्य भट्टनायक हैं। इनका सिद्धांत भोगवाद कहलाता। भट्टनायक अपने पूर्ववर्ती सिद्धांतकारों का खंडन करते हुए शंकुक ने अनुमान सिद्धांत के द्वारा मूल बातों को उलझा दिया। लोलट और शंकुक तथा ध्वनिकार की बात का खंडन करते उन्होंने कहा कि रस का न तो ज्ञान होता है, न उत्पत्ति, न अभिव्यक्ति। यदि रस दूसरे भाव के साक्षात्कार अथवा ज्ञान से उत्पन्न होता है तो शोक से शोक की उत्पत्ति होनी चाहिए, आनंद की नहीं। और शोक प्राप्त करने के लिए कोई नाटक क्यों देखेगा अथवा काव्य क्यों पढ़ेगा। दूसरी बात है, रस यदि सहृदय के हृदय में ही स्थित है और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त हो जाता है तो प्रश्न उठता है कि नायक का व्यक्तिगत भाव प्रेक्षक के वैसे ही व्यक्तिगत भाव को कैसे अभिव्यक्त कर सकता है। भट्टनायक ने रस की स्थिति न तो नायक नायिका में मानी और न नट नटी में। रस की स्थिति उन्होंने सीधे सहृदय में मानी। उनके अनुसार काव्य में 3 शक्तियाँ रहती हैं, अविधा, भावकत्व और भोजकत्व। अविधा ये वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। दूसरी शक्ति है भावकत्व जिसके द्वारा उसे उस अर्थ का भावन होता है। भाव का भावन होने पर भाव की व्यक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है और भाव विशिष्ट न रहकर साधारण बन जाता है। उदाहरण के लिए दुष्यंत की शकुंतला के प्रति रति पाठक के लिए स्त्री पुरुष की मात्र की रति रह जाती है। प्रेक्षक के हृदय में सह साधारण भाव का अर्थ है रजोगुण तमोगुण का लोप होकर सतोगुण का आविर्भाव हो जाता है और पाठक भाव का भोग करता है। भाव का भोग या भोजकत्व व्यापार ही रस है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं भोग या भुक्ति होती है, इसीलिए इस सिद्धांत को भोगवाद कहते हैं। यहाँ भट्टनायक ने भारतीय काव्य शास्त्र के अति महत्वपूर्ण सिद्धांत साधारणीकरण सिद्धांत को जन्म दिया। भट्टनायक के मत से निष्पत्ति का अर्थ हुआ भावित होना। विभावादि के साथ संयोग होने से स्थायी भाव भावित होकर रस रूप में परिणत हो जाता है, यही रस की निष्पत्ति होती है। विभावादि भावन क्रिया के कारक है और स्थायी भाव भाव्य।
भट्टनायक के इस मत की शक्ति यह है कि उन्होंने पहली बार इस दिशा में सफल प्रयत्न किया कि काव्यानंद आत्मा में विश्रांति का नाम है। यह विश्रांति सत्व गुण के उद्रेक की अवस्था में होती है। अभिनव गुप्त के विचार से भट्टनायक के मत की सीमा यह है कि वे रस और रसभोग का अंतर स्पष्ट नहीं कर सके। दूसरा यह कि प्रतीति और भुक्ति का भेद मिथ्या है। भुक्ति में भी प्रतीति ही है, अतः रस प्रतीति का खंडन कर रस भुक्ति की स्थापना संगत नहीं। तीसरा यह है कि भट्टनायक द्वारा प्रस्तुत भोग के स्वरूप की व्याख्या तात्विक नहीं है। अभिनव गुप्त ने कहा कि अविधा, भावकत्व और भोजकत्व तीनों की चर्चा ही रस निष्पत्ति के संदर्भ में अप्रासंगिक है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद भरत रस सूत्र के चौथे विख्याता है। अभिनव गुप्त वस्तुतः इनकी नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नामक और ध्वन्यालोक पर लोचन नामक टीकाओं के आधार पर ही रस सिद्धांत के अन्य आचार्यों के मतों की स्थापना भी की जा सकती है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवादी के नाम से प्रसिद्ध है, जो प्राय शैव दर्शन पर आधारित माना जाता है। अभिनव ने भट्टनायक के भोगवाद की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने तीन शक्तियों की कल्पना व्यर्थ की, क्योंकि काव्य में यह कार्य लक्षणा और व्यंजना से संपादित हो जाता है। जिस प्रकार धरती में बीज पड़े रहते हैं और अनुकूल स्थिति पाने पर अंकुरित हो जाते हैं, उसी प्रकार सहृदय के मन में स्थायी भाव रूपी बीज पड़े रहते, जो अनुकूल परिस्थिति पाने पर अभिव्यक्त हो जाते हैं। सहृदय के मन में रति, शोक, निर्वेद आदि स्थायी भाव बीज की तरह पड़े रहते हैं। नाटक या कविता देखने या पढ़ने से काव्य प्रतिपादन के आधार पर अनुकूल परिस्थिति पाकर सहृदय का स्थायी भाव अभिव्यक्त हो जाता है। यही अभिव्यक्तिवाद है। अभिनव गुप्त के मत का सारांश इस प्रकार है: निर्विघ्न प्रतीति से ग्राह्य भाव ही रस है, अर्थात नाटक अथवा काव्य के उपकरणों द्वारा साधारणीकृत होकर व्यक्तिगत राग, द्वेष आदि की चेतना से मुक्त होकर रति आदि भाव सुखमय प्रतीति के विषय बन जाते हैं। यह सुखमय प्रतीति ही रस है। रस की प्राप्ति तो सहृदय की आत्मा ही करती है, किंतु यह प्रतीति व्यक्तिगत न होकर निर्व्यक्तिगत होती है। साधारणीकरण व्यष्टि के धरातल पर ही न होकर समष्टि के धरातल पर भी होता है। स्थायी भाव प्रत्येक सहृदय के चित्त में संस्कार रूप से विद्यमान रहते हैं। संस्कार रूप होने के कारण वे समान भी होते हैं। काव्यात्मक शब्द से सहृदय व्यक्ति को सामान्य अर्थबोध से अधिक प्रतीति होती है। अभिनव गुप्त के मत का महत्व। भारतीय काव्यशास्त्र में व्यापक समर्थन अभिनव गुप्त के मत को ही मिला। निस्संदेह ही उनका विवेचन अत्यंत प्रौढ़ व पुष्ट है। अभिनव गुप्त ने सर्वप्रथम रस के सहृदयनिष्ठ रूप की प्रतिष्ठा की। रसास्वाद आनंदमय ही होता है। यह स्थापना तो भट्टनायक ने की थी, किंतु अभिनव गुप्त ने उसे शैव आनंदवाद के आधार प्रदान कर सर्वथा प्रामाणिक सिद्ध कर दिया। अभिनव गुप्त के रस विवेचन की सबसे बड़ी शक्ति है समष्टिगत रस की कल्पना। अभिनव गुप्त के परिवर्ती आचार्यों की परंपरा अभिनव गुप्त के परिवर्ती रस चिंतन की परंपरा हिंदी के रीतियुगीन आचार्यों के हाथ में पड़ गई और वे लंबे समय तक उसका वर्णन विवेचन करते रहे, किंतु रीतिकालीन आचार्य रस और निष्पत्ति के क्षेत्र में कुछ नया योगदान नहीं दे सके। आधुनिक हिंदी के विचारकों में भरतेंदु हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, केशव प्रसाद मिश्र,
आदि ने रस सिद्धांत की विवेचना की है और अपने अपने ढंग से महत्व भी प्रदान किया। हिंदी के ज़्यादातर विद्वानों पर भरत और अभिनवगुप्त के रस संबंधी चिंतन का गहरा प्रभाव है, पर साधारणीकरण की स्थिति के संबंध में मौलिक ढंग से सोचने का प्रयत्न किया गया। आचार्य शुक्ल ने इस विषय पर साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध में विचार किया। आचार्य शुक्ल का दृष्टिकोण लोकमंगल पर आधारित रहा। उनका रस संबंधी चिंतन के ग्रंथ में रस मीमांसा में भी यही दृष्टि सक्रिय है। आचार्य शुक्ल ने मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में रस की नवीन व्याख्या की और लोक हृदय में अपने हृदय को मिला देना ही रस दशा स्वीकार किया। आचार्य शुक्ल के समय में ही जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में रस की अभिनवगुप्तीय व्याख्याओं को नए ढंग से प्रतिपादन किया। रस सिद्धांत की शक्ति और सीमाएं। रस सिद्धांत में हृदय में राग तत्व की प्रधानता है और शब्दार्थ के कल्पनात्मक प्रयोग का महत्व भी कम नहीं है। भरत के वस्तुपरक अर्थ में तो उसका महत्व स्पष्ट ही है और भट्टनायक का भावकत्व व्यापार वस्तुतः कला तत्व ही है, जिसे अभिनवगुप्त ने साधारणीकरण व्यापार में स्वीकार किया है। वास्तव में रस कल्पना काव्य आस्वाद की एक समग्र दृष्टि से कल्पना है। रस की परिधि में भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और कला तत्व भी अपने ढंग से समावेश हुआ है। अब पढ़ेंगे साधारणीकरण।